आदाब, ये है ज़रा हटके। मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो। आज है 23 मार्च, पूरी कौम को करारदाद पाकिस्तान का दिन मुबारक हो। आज ही के दिन ये करारदाद 1940 में पेश हुई थी। इस पे पूरा दिन आज बहस होती रही और आने वाला दिन यानी 24 मार्च रात 11:15 बजे इसको भरपूर तालियों की गूंज में मंजूर कर लिया गया। तो अगर आप करारदाद पाकिस्तान, यौम पाकिस्तान इसलिए मना रहे हैं कि आज करारदाद पाकिस्तान पेश हुई, तो बिल्कुल दुरुस्त मना रहे हैं। लेकिन अगर आप ये समझ के मना रहे हैं कि करारदाद पाकिस्तान आज मंजूर हुई, तो एक दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। हिस्ट्री की किताबें और कैलेंडर मौजूद है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1940 कल की बात है। क्रोनोलॉजी इसकी ये है कि 22 तारीख़ को मुस्लिम लीग का सालाना इजलास मंटो पार्क लाहौर में शुरू हुआ। सेपहर को जिन्ना साहब ने इब्तदाई तकरीर की। उसके बाद एक कमेटी बनी लियाकत अली ख़ान की सरबराही में, जिसने करारदादों के मसवदे पे गौर करना शुरू किया। 23 मार्च को यानी आज के दिन पूरा दिन हिंदुस्तान के कोने कोने में जो मुस्लिम लीग के सरकर्दा रहनुमा थे, उन्होंने खिताब किया जलसे से। और फिर 24 मार्च को पहले फ़लस्तीन के अरबों पे जो मज़ालिम थे यहूदियों के और बरतानवी नौआबादियात के, उसकी मजम्मत में करारदाद मंजूर हुई। और उसके बाद खाकसार पे जो 19 मार्च को लाहौर में फायरिंग हुई थी, उसकी मजम्मत में करारदाद मंजूर हुई। और उसके बाद करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। बेसिकली करारदाद लाहौर थी, जिसे हिंदू प्रेस ने करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया। अच्छा, अख्तर बलोच लिखते हैं जी डॉन के लिए, उनका मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उन्होंने आई रहमान से पूछा कि ये जो यौम पाकिस्तान है, ये 23 मार्च को इसकी कब पड़ी, कैसे मनाना शुरू हुआ। तो आई रहमान साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान बनने के बाद 23 मार्च का कोई तसव्वुर नहीं था बतौर यौम पाकिस्तान। 1956 का आइन 23 मार्च को नाफिज हुआ, तो उसे पहली बार यौम जमहूरिया के तौर पे 23 मार्च को मनाया गया। ठीक। फिर अयूब खान का जब मार्शल आया, तो 1956 का आइन मनसूख कर दिया गया। तो फिर ये सोचा गया कि 23 मार्च को क्या किया जाए, यौम जमहूरिया की आम तातील होती थी। हाँ। तो उन्होंने कहा जी कि इसको फिर हम 1940 से जोड़ देते हैं, जिस दिन करारदाद पेश हुई थी। तो 1959 में पहली बार यौम पाकिस्तान के मौके को 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के तौर पे मनाने का रिवाज शुरू हुआ। हाँ, ये हुआ। अच्छा, 23 मार्च एक बहुत इंटरेस्टिंग तारीख इस लिहाज से भी है कि ठीक 23 मार्च 1940 से 9 बरस पहले एक तहरीक आज़ादी का पाकिस्तानी हीरो भगत सिंह, उसको लाहौर जेल में फांसी दे दी गई राजगुरु और सुखदेव सिंह के साथ। ज़रा हैरान हो रहा है कि मैं पाकिस्तानी हीरो क्यों कह रहा हूँ। पूछने वाला था। एक आदमी जो जड़ांवाला में पैदा हुआ, जिसने लाहौर में तालीम हासिल की, जिसकी पूरी जो उस वारदात में पकड़ा गया जो लाहौर में हुई थी, यानी एक पुलिस अफसर जो हैं जॉन सैंडर्स, उनके कत्ल के इल्ज़ाम में, और फांसी भी लाहौर में हुई। तो मेरा ख्याल है वो तहरीक आज़ादी का पाकिस्तानी हीरो है। अच्छा, उसके बाद हुआ ये, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो ये हैं कि डेथ वारंट पे किसी भी जो लोकल हिंदुस्तानी मजिस्ट्रेट था, उस वक्त हिंदुस्तानी था, उसने साइन करने से इनकार कर दिया। उसके बगैर ज़ाहिर फांसी हो नहीं सकती थी। तो कसूर के एक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट साहब थे, उन्होंने साइन किए। तो फिर भगत सिंह और उनके 2 साथियों को फांसी हुई। और वो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट कौन थे? नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान कसूरी, अहमद रज़ा कसूरी साहब के वालिद गिरामी। क्या बात है। उन्होंने ज़ाहिर कहा, फांसी का रास्ता हमवार किया। जिन्ना साहब पार्लियामेंटेरियन है, आइन और कानून के अलावा उन्होंने ज़िंदगी भर कोई बात नहीं की। ठीक है ना, इस पे तो सब कंसेंसस है, हिंदू मुस्लिम सब है। भगत सिंह और उनके साथियों ने 1929 में इस बुनियाद पे एक तवील भूख हड़ताल शुरू कर दी लाहौर सेंट्रल जेल में कि हम सियासी कैदी हैं, तो हमें सियासी कैदियों वाली सहूलतें दी चाहिए। बिल्कुल। और तो हुकूमत ने कहा कि नहीं भाई साहब, आप तो कातिल हैं और आपसे कातिलों वाला सलूक होगा। इस पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में जिन्ना साहब उसके मेंबर थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसमें एक बिल पेश हुआ
कि जनाब अगर भूख हड़ताल के नतीजे में बाइकआउट कोई करता है मुलजिम, तब भी मुकदमा जारी रह सकता है और उसको सज़ा सुनाई जा सकती है। जिन्ना साहब ने कहा अपनी तकरीर में कि मुलजिम की गैर मौजूदगी या बाइकआउट की शक्ल में मुकदमा चला के सज़ा देना ये इंसाफ की पामाली के बराबर है। वो शख्स अगर भूख हड़ताल पे है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एक ऐसी हसास रूह है जो अपने कास की सच्चाई पे पूरा ईमान रखती है। ये शख्स कोई आम मुजरिम नहीं, ये एक सियासी कैदी है। गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाना इंसाफ का मजाक उड़ाने के बराबर होगा। एग्जैक्टली इन्हीं अल्फाज में 2011 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भगत सिंह पे जो मुकदमा चलाया गया वो इंसाफ के बुनियादी तकाज़ों को पामाल करने के बराबर था। क्या बात है। गांधी जी चुप रहे। गांधी जी इसलिए चुप रहे कि उनका नज़रियाती इख्तलाफ था, वो नॉन वायलेंट थे, अदम तशद्दुद पे यकीन रखते थे। उनका ख्याल है कि भगत सिंह और उनके साथी तशद्दुद पे कारबंद है। अक्टूबर 2011 में जहाँ पुरानी सेंट्रल जेल थी लाहौर की, शादमान, वहाँ जो चौक है उसका नाम तब्दील करने की कोशिश हुई। लाहौर में अथॉरिटीज़ ने कोशिश की तो तहरीक हुर्मत रसूल और अंजुमन ताजरान शादमान उन्होंने इसकी मुखालफत की कि जनाब एक गैर मुस्लिम के नाम पे जो है पाकिस्तान में ज़ेब नहीं देता, किसी चौक का नाम रखा जाए। अदालत ने नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया अथॉरिटीज़ को। ये मुकदमा आज भी ज़ेर इल्तवा है। तो भगत सिंह का नाम आप किसी दरसी किताब में तो नहीं देखेंगे, अलबत्ता फोक लोर में या लोक कहानियों में वो तहरीक आज़ादी का हीरो, तहरीक पाकिस्तान देखा जाएगा तो तहरीक आज़ादी के हीरोज में उनका नाम। तो मुझे ये दो चीज़ें जो है इनको क्लियर करना था। इंटरेस्टिंग है। अब आप नहीं, आप में कॉल डे है, ये उसने कहा कि हम व्यूअर्स के लिए भी और अपनी यादें भी ताज़ा करने के लिए ये चीज़ जो है बता दें। सबसे पहले सैयद तारिक मशहदी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम पाकिस्तान मुबारक हो। आपको भी जी। आप पर अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह, शुक्रिया। बाकी जरा हटके तो वाकई जरा हटके है, वो मैं भी जरा हट के बात करूंगा। करें। ये पैरामेडिकल स्टाफ के हवाले से। जी जी। मैं भी एक सीनियर पैरामेडिक हूँ। ओके। कहना ये था कि हेल्थ साइंसेज जो है इसके 4 पिलर होते हैं। एक तो मेडिकल, पैरामेडिकल, बिल्कुल, नर्सिंग और फार्मेसी। बिल्कुल। तो मेडिकल के लिए तो काउंसिल है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, नर्सिंग के लिए है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, फार्मेसी के लिए है फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन पैरामेडिक्स के लिए पैरामेडिकल एंड पैरा डेंटल काउंसिल नहीं है। ओके। बल्कि आप पैरा डेंटल का नाम ही शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। इसका मेडिकल एंड डेंटल अलग अलग होते हैं, इसका पैरामेडिकल एंड पैरा डेंटल भी अलग होते हैं। पैरामेडिकल के प्रोफेशन को पैरामेडिक्स कहते हैं जी, और पैरा डेंटल के प्रोफेशन को पैरा डेंटिस्ट कहते हैं। सही। तो कहना ये था कि इसके लिए मैंने पूरे जो है ना वो रूल रेगुलेशन और सभी स्ट्रक्चर बना के मैंने ये दिया हुआ है असेंबली में और प्रोविजनल नेशनल असेंबली में, प्रोविजनल असेंबली में और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, प्रोविंशियल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड अदर कंसर्न अथॉरिटी। लेकिन 10 साल हो गए अब तक कोई इस पे जो है ना कोई काम नहीं हुआ अभी तक। जी जी। अच्छा, ये सर आपकी सिर्फ आपकी अकेली जिद्दोजहद है या आपके जो साथी पैरामेडिक्स हैं और जो पैराडेंटल्स हैं वो भी आपके साथ शामिल हैं? नहीं, वो भी शामिल हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं इस्लामाबाद भी गया था। लेकिन मसला ये कि यहाँ तो हर काम आपको पता है कि एजुटेशन और ये वो। अभी पिछले दिनों स्ट्राइक हुई थी, मैंने ट्राई किया, काफ़ी आपका मिला नहीं। मुझे बड़ा अफसोस होता है क्योंकि 75% पेशेंट जो है हमारे माशरे में वो गवर्नमेंट अस्पतालों का रुख करते हैं। बिल्कुल। और 25% जो है वो प्राइवेट। क्योंकि अब ये जो 75% है ये भी मजबूरन करते हैं, चाहे जैसी भी कंडीशन हो। सही। अब वो बेचारे स्ट्राइक में आते हैं, वापस चले जाते हैं, कभी कोई स्ट्राइक, कभी किसी काम। एक दफ़ा अगर ये काउंसिल बन जाए, इसमें डिफाइन कर दिया जाए सबके। मैंने दिया है सब सारा बना के। ओके। हाँ, असल में कोई ऐसा सीनियर था नहीं जो, तो मुझे लोगों ने कहा, मैंने कहा अच्छा भाई ये दे देते हैं। चलिए तारिक भाई, ये कर सकते हैं हम, फॉलो अप कर सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। वैसे आपके उसके लिए आजकल जुडिशरी खासी मुतहर्रिक हुई भी है, तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट में या इधर उधर डाल के देखें, ये मेरा भाईबंदी वाला मशवरा हो सकता है, कोई उसके ऊपर मसला है कि ये शराफत से काम ले रहे हैं। हाँ। जैसे अभी उन्होंने जिक्र किया ना कि मतलब स्ट्राइक और एजिटेशन, हाँ, शराफत से काम ले रहे हैं, शराफत से बात कर रहे हैं, तो बेहतर है कि शराफत से सुनी जाए। हाँ, ये ना हो कि भाई फिर रोडों पर निकलना चाहे, वहाँ पे फिर वाटर कैनन और आंसू गैस हो और फिर
हम सब मजबूर हो जाएं शो करने के लिए कि जी मतलब मसला क्या था यार, हमें तो पता ही नहीं। फिर सुना भी जाएगा। फिर सुना जाएगा। फैजान पीरजादा साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं? वालेकुम सलाम। 2 इश्यूज पे डिस्कशन है जी। पहला तो ये कि 100 दिन रह गए इलेक्शन होने में, जो नई हल्का बंदियां हुई हैं वो अभी तक अंडर डिबेट है, जिस पे कोई पार्टी तैयार नहीं है इलेक्शन लड़ने पे। और दूसरा ये कि अगर हम उसी पुराने हल्का बंदियों पे इलेक्शन कराते हैं तो फिर जो हमने सो कॉल्ड इतना बजट खर्च किया और ये सब हल्का बंदियां करी, उसका फायदा क्या हुआ? थैंक यू। अच्छा, बिल्कुल ये हल्का बंदियों वाला कंट्रोवर्सी चल रही है और हमने पहले भी कहा था जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि अप्रैल में मुकम्मल रिपोर्ट आएगी और मई में हुकूमत चली जाएगी और फिर इतना टाइम नहीं होगा हल्का बंदियों में, फिर सियासी जमातें कोर्ट्स में भी जाएंगी। तो ये इशू तो है और इस पर बात होती रहेगी, लेकिन इलेक्शंस होने हैं। कुछ तज्जियाकार ये भी खदशात का इजहार करें कि शायद यही वो इशू बने कि जिसके ऊपर इलेक्शंस थोड़े से डिले हो जाए और या ये है कि मौखर हो जाए। तो देखते क्या होता है, इस पे हम लोग भी कुछ स्टडी करें और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक हमें भी डिस्कस करना चाहिए इसके ऊपर। लेकिन थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग जनाब। मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो फैबुलस जो हिस्ट्री बताई वसतुल्लाह साहब ने, बहुत मजा आया, जबरदस्त, क्योंकि हमारे यहाँ तो हिस्ट्री बताई जाती है टेम्पर करके, वसत साहब ने जो बताई है आज फैबुलस। अच्छा, मेरा जो सवाल आज का है वो बिल्कुल ही जरा हटके है। जी। मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, देखें हमारा लास्ट 5 ईयर्स से कंटिन्यूसली जो एक्सपोर्ट है वो डिप कर रहा है, कंटिन्यूसली डिप कर रहा है। हमने कभी 26 बिलियन का 28 बिलियन का टारगेट रखा, जो लेटेस्ट फिगर्स हैं हम 21 बिलियन से टच कर पाए विद नंबर ऑफ कमोडिटीज जो हमारे पास एक्सपोर्ट की हैं। वेयर एज 95% एक ही कमोडिटी पे बेस करती है बांग्लादेश की एक्सपोर्ट, और उसने रिकॉर्ड 36 बिलियन को टच किया है। 36 बिलियन बांग्लादेश ने टच कर लिया, जो हमसे ही पैदा हुआ है। हम 21 बिलियन से ज्यादा बढ़ नहीं पा रहे। हमारे यहाँ जो टेक्सटाइल है, जो गारमेंट्स की इंडस्ट्री है, वो तो तबाह हो गई है। हम ना हमारे पास ट्रेड मिनिस्ट्री है, ना हमारे पास फॉरेन मिनिस्ट्री है जो पेनिट्रेट करे, ऑर्डर्स ले, वो खत्म हो चुका है। मतलब 21 बिलियन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आ गई है। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे यहाँ से एक बहुत बड़ी मतलब एक्सपोर्ट हो रही है मीट की, चिल्ड मीट जो जा रहा है गल्फ मिडल ईस्ट कंट्रीज की तरफ। आप लोगों को मैं बताऊं कि डेली पाकिस्तान से 300 to 400 टन, यानी कि 3 से 4 लाख किलो मीट, बीफ जो है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। अब आप सिर्फ एक एवरेज आउट करें कि 1 किलो मीट जो है या बीफ वो 5 से 6 लोग खाते हैं, यानी कि 30 लाख लोगों का मीट हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है कि 900 रुपए किलो जो है आपका मटन मिल रहा है और 500 किलो जो है आपका बीफ मिल रहा है। मतलब हम जो चीज हमने एक्सपोर्ट नहीं करनी है उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जिस सेक्टर पे हमने तवज्जो देनी है, जहाँ पे हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, वह हमने बर्बाद कर दिया है कि हम 21 बिलियन पे आ गए हैं। कंपेयर टू बांग्लादेश वो 36 बिलियन क्रॉस कर गया है। जी बिल्कुल। क्यों? रीजन क्या है? आपकी कोई ट्रेड मिनिस्ट्री कोई काम नहीं कर रही। फॉरेन मिनिस्टर तो आपका अभी 6 महीने पहले बना है, कोई था ही नहीं जो इसको एड्रेस करता, ऑर्डर्स लेता, पेनिट्रेट करता यूरोप की और यूएसए मार्केट। नहीं, बिल्कुल 100% मेरे ख्याल में देखिए 2-3 चीजें हुई हैं। अच्छा शाहिद साहब, मैं थोड़ी सी आपसे वजाहत चाह रहा हूँ। आप मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी, आप वही हैं जो इकोनॉमिस्ट भी हैं? नहीं, मैं वो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। मेरा ताल्लुक जो एविएशन इंडस्ट्री से है, लॉजिस्टिक्स से। 2-3 चीज़ें, एक तो जैसे 21 बिलियन इन्होंने किया, ये थोड़ी सी खैर बढ़ी है। मैं कल फरतुल्ला बाबर जो है सेनेटर साबिक, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की थी। उन्होंने यही कहा कि ये ट्रेड का जो एरिया है हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमारा अफगानिस्तान से जो ट्रेड था वो 3 अरब डॉलर से कम होके 1 अरब डॉलर पे आ गया है। भारत के साथ जो ट्रेड था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा, और ज़ाहिर है फिर स्मगलिंग की वो ब्लैक इकॉनमी शुरू हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि 2012 में हम ऑलमोस्ट नेगेटिव लिस्ट उड़ा चुके थे और सारा कुछ वो हो गया था। उसके बाद तो मेरे ख्याल में ये वाकई एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है ना तवज्जो आ जाएगी, तवज्जो आ जाएगी, तवज्जो खुद आ जाएगी। इसलिए कि बस उस दिन का इंतज़ार करें जबकि रियायती कर्ज़े जो हैं
सिवाय एक आध मुल्क के बाकी इदारों से मिलना आपके बंद हो जाए, तब आपको अचानक ख्याल आएगा अशराफिया को कि ओहो तिजारत बढ़ानी चाहिए। जी बिल्कुल। और हम देखिए तिजारत अपनी जगह, किस किस्म की तिजारत, आई मीन अभी जो साहब बोल रहे थे ना, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप और क्राउन प्रिंस सलमान की जो मुलाकात हुई है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आपने वो बड़ा सा एक गत्ते का पोस्टर देखा था। उसमें क्या था, वो असला जो ये बेचेंगे। जी हाँ, मतलब प्रेसिडेंट मार्केटिंग कर रहा है बिल्कुल बेसिकली। आजकल मतलब जो सफारत खाने हैं 70% उनका काम है कि यार हमारे मुल्क का माल बेचो। यू सी, वी डोंट डू दैट। दूसरी बात है कि हम अभी भी ये चिल्ड मीट की बात कर रहे हैं, ये रॉ मटेरियल है। हम अभी भी रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आउट ऑफ द बॉक्स तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि हम बॉक्स के अंदर हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपको याद होगा कि इसी शो पर हमने कुछ लोगों को बुलाया था, बायोनिक्स वाले, और उन्होंने एक रोबोटिक आर्म बनाई थी, मेरे लिए अनबिलीवेबल है। कितने में बनाई है? 55,000 रुपए में। आप अब्रॉड की मार्केट चेक करें, ये 4 लाख से कम में नहीं मिलेगी आपको। प्रॉफिट मार्जिन देखिए। आप इन चीज़ों को लें, आप इन चीज़ों को फैसिलिटेट करें, आप इनको स्केल अप करें, इंडस्ट्रियल लेवल पर लाएं और इनको एक्सपोर्ट करें। लेकिन जैसे आपने कहा, अभी वहां तक पहुंचने असल में कानून इसकी इजाज़त इसलिए नहीं देता कि इस एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का जो परफार्मा है ना, उसमें 5 या 6 ही खाने हैं, वीट, गंदम और रेयन वगैरह जो है, बस ये हैं। तो छठा खाना होगा तो आपके आर्म्स एक्सपोर्ट वो ठीक है। लेकिन देखें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो तुर्की की हमें मिसाल सामने रखनी चाहिए कि 90s के अंदर बिल्कुल ही उनकी इकॉनमी नीचे चली गई थी। फिर उन्होंने जिस तरह से ट्रेड को अपने वो किया, आपको अपने पड़ोसियों के साथ समहाउ जैसे भी करें आपको ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। आप अफ़गानिस्तान की एक मिसाल ले लें, अभी देख लें क्या हुआ है। आज सऊदी अरब ने इजाज़त दी है एयर इंडिया को कि हमारी एयर स्पेस आप यूज़ करते हुए इसराइल जाएं, और 3 हफ्ते की फ़्लाइट्स हैं, ठीक है ना। हम तो उनके पीछे चलते थे कि भाई ये तो इसराइल को रिकग्नाइज नहीं कर रहे, ये हो गया सारा। इधर हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, और वही आपकी बात है कि जब तक हमारे सर पे नहीं थी हम नहीं सोच। सबसे बड़ी मिसाल है चाइना और इंडिया की। हाँ, एक दूसरे को देखें, सरहदी झड़पें भी चल रही हैं और ट्रेड वॉल्यूम है 80 बिलियन। यार वो छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, सर्द जंग को ले लें। हाँ, पूरी दुनिया में एक दूसरे के खिलाफ ये प्रॉक्सी वॉरफेयर चल रही है, ट्रेड कभी खत्म नहीं होगा। ये भी अमेरिकी गंदम सोवियत यूनियन कभी नहीं रुकी। बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि बस कुट्टी है तो कुट्टी है बस, और यही होता है हमारे साथ, ये कुट्टी। चले कुट्टी वाली ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। शोएब अहमद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे क्या हाल है जनाब? आप तीनों की खैरियत से हैं? खैरियत सर, आप बेहतरीन। अच्छा जी, मैंने एक ये बड़ा हॉट इशू लगा हुआ है तौहीन अदालत का। पूरी कौम को इसमें जो है मुब्तला किया हुआ है, और एक के बाद एक आदमी जो है पेश हो रहा है अदालतों में। तो ये आप समझते नहीं, ये बहुत अजीब सी बात है कि जिसकी तौहीन हो रही है वही फैसला कर रहा है कि मेरी तौहीन हो रही है। इसका फैसला तो किसी और ने करना चाहिए ना। अगर आपका और मेरे दरमियान कोई झगड़ा है तो आप फैसला करेंगे कि मैंने आपके साथ ज्यादती की है। ये कौन सा उसूल है? जो एज पर योर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन देखें, जो अदालत होती है ना, वही एक रिड्रेसल का एरिया होता है। ये तौहीन अदालत के जो कानून है, इस पे खासी बात होती है कि कॉलोनियल कानून है, नहीं होना चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अदालत ही करेगी, लेकिन अदालत में वही शख्स तो नहीं करेगा ना जिसकी तौहीन की गई है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये पहले होता था, मतलब लॉजिकल तो बात बहुत लॉजिकल है, नो डाउट। बहुत ज्यादा लॉजिकल। मिसाल देता हूँ आपको, खुदा न करे मस्जिद में कोई मौलवी साहब जब कोई उल्टी सीधी हरकत करते हैं तो हम उस मौलवी का मुंह काला करके निकालते हैं, लेकिन मस्जिद का तकद्दुस रहता है, मस्जिद कायम रहती है, मस्जिद बंद नहीं होती। सही। अदलिया में हम आदिलों का वो करते हैं कि जी उन्होंने गलत बात की है, गलत फैसला किया है, अदलिया कायम रहती है, तभी तो अदलिया में मैं पेश हो रहा हूँ। सही बात। अदलिया भी कायम है, अदल भी कायम है। अगर मैं आदिल की शख्सियत पे बात कर रहा हूँ तो वो अदलिया की तौहीन कैसे हो गई? सही कह रहे हैं। इसके पीछे ड्रामा लगाया हुआ और बोलना ही बंद कर दिया। अगर आप बोलना बंद करेंगे तो उसके बाद तो भी पत्थर उठते हैं और एहतिजाज होता है। तुर्की की मिसाल हमारे सामने है। आप बोलने से कैसे बंद कर रहे हैं लोगों को?
ये गलत नहीं है बात, और ये साहब इस पर बात नहीं उठाते। देखिए ये अदलिया की तौहीन नहीं। अभी आपका मिसाल थोड़ी आगे निकल गई है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक जज के ऊपर तो हमला नहीं हुआ। जो 2-3 केसेस थे, और मैं निहाल हाशमी की बात कर सकता हूँ, तो उन्होंने जो बातें की थी वो तो एक अदलिया पे ही अटैक था ना, पर्सनल, और वो थ्रेट था सर, फ्रैंकली स्पीकिंग। उनकी तो फिर भी बचत हुई है मेरे सामने। वो इंस्टीट्यूशन पे ही अटैक था। अच्छा हाँ, ये हम बिल्कुल डिबेट कर सकते हैं कि इसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए और कब इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमेशा से जो जूरिस्प्रूडेंस थी ना पाकिस्तान की, वो यही थी कि पाकिस्तान क्या वर्ल्ड वाइड ही जो जूरिस्प्रूडेंस होती है कि अल्टीमेट रेस्ट्रेंट शो करनी चाहिए। हाँ बेशक, जो कुछ निहाल हाशमी ने किया, बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली, उसको भी अदालत ने कहा कि जी आपने देर से रियलाइज किया। जज को जज्बात से आरी होकर कुर्सी पे बैठना चाहिए। बिल्कुल। और अगर तो इसलिए अल्टीमेट कहते हैं कि रेस्ट्रेंट शो करनी चाहिए अदालत को। बेशक। बहरहाल लेकिन अदालत है भाई, क्या करें। शकील अहमद साहब हैं सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? बिल्कुल, अल्लाह का सबसे पहले तो मुझे मुबारक हो जी, मैं 2 महीने के बाद आपको पकड़ने में कामयाब हुआ। बड़ी मेहरबानी। मेरी बात ये तौहीन अदालत से मुतालिक ही करनी थी जी, लेकिन शोएब भाई ने बड़ी तफसील से बात की है। अच्छा। इसमें थोड़ा सा ऐड मैं ये करूंगा कि सईद गनी साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का एक केस था, जो कि इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में था जी। उनके जाने के बाद मौजूदा अदलिया ने वो वापस ले लिया। तो इससे क्या ये मतलब लिया जाए कि वो तौहीन अदालत जो है वो शख्स की होती है जो उस चेयर में है, या उस ओहदे की होती है? देखिए, तौहीन अदालत जो है, अदालत जब आती है तो इसका मतलब है कि एज अ होल ही होती है, किसी इंडिविजुअल की नहीं होती। लेकिन अगर आप चीफ जस्टिस के बारे में बात करेंगे, या वो ज़ाहिर है उस जो इंस्टीट्यूशन है उसके हेड है, तो तसव्वुर यही होता है कि वो उस इंस्टीट्यूशन की ही तस्दील हो रही है या तौहीन हो रही है। तो ये इसमें खासा बटा हुआ है। लीगल जो अपना उनका लॉयर्स हैं वो भी यही कहते हैं। वैसे ये इंटरेस्टिंग डिबेट है, हमें मेरा ख्याल है अगले हफ्ते इस पर एक सेगमेंट इसमें करना चाहिए, इसलिए कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि मिस्टर एक्स का नाम लेके उनसे के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो क्या ये पूरे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे हमले के बराबर है या मिस्टर एक्स? हाँ, अब इसमें हमें फिर इंडिविजुअल केसेस को स्टडी करना होगा। और मेरा ख्याल है कोई अगर कानूनदान ले लें, नहीं ज़रूरी होगा तो बिल्कुल वो ज़रा बता दें कि चक्कर है, ज़रूरी होगा, वो ज़रूरी। बिल्कुल। एक ब्रेक ले लें और आप हेडलाइंस देखें और वापस आते हैं। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं सरदार सलीम साहब रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैं पहले तो वसत साहब को मुबारक देता हूँ कि 23 मार्च की एक अच्छी और सही तारीखी डेफिनेशन उन्होंने पेश की कि 23 मार्च यौम पाकिस्तान नहीं है, बल्कि यौम जमहूरिया पाकिस्तान है, जो 1956 के आइन से नाफिज हुआ था। अब बदकिस्मती ये है कि उसके बाद यहाँ गैर जमहूरी हुकूमतें आती रही, फौजी डिक्टेटर आते रहे, और उन्होंने यौम जमहूरिया पाकिस्तान को यौम पाकिस्तान बना दिया। और हम अपने बच्चों को आज तक यही पढ़ा रहे हैं कि ये यौम पाकिस्तान है। तो फिर हम बच्चों को ये क्या नहीं कैसे समझाएंगे कि पाकिस्तान के 2 यूम है? अगर ये यौम पाकिस्तान है तो फिर 14 अगस्त क्या है? बेसिकली ये यौम जमहूरिया पाकिस्तान था, जिसकी तशरीह आज वसत ने की और कल 2 दिन पहले नुसरत जावेद ने भी की। बिल्कुल। मैं दोनों को इस बात की मुबारक देता हूँ कि उन्होंने कौम को सही तारीख पढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन बदकिस्मती से कौम पढ़ी कोई नहीं। इसलिए कि आपका जो पहला कॉलर था ना, उसने आते ही कहा कि यौम पाकिस्तान की मुबारक, हुजूर किसी तरह इनको समझाए। और दूसरी बात जो मुसद साहब ने भगत सिंह के बारे में कही है, और एक दुरुस्त तारीख बताई है, और उसमें एक बात का मैं अपनी तरफ से इजाफा करना चाहता हूँ कि जिस चौराहे पे नवाब अहमद को गोली मारी गई, ये चौराहा उस वक्त उसी जेल का हिस्सा था जहां भगत सिंह को सजाए मौत हुई। बिल्कुल। अगर जनरल क्या था डायर को मारने के लिए कोई जा सकता है साल बाद, तो फिर नवाब अहमद को मारने भी कोई आया होगा, भुट्टो गरीब को क्यों फांसी?
सही बात। थैंक यू वेरी मच जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब। मोहम्मद अकरम साहब हैं इस्लामाबाद से। जी भाई। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सर मैं अकरम बोल रहा हूँ इधर आई-10 से। आज से कोई जी बोलिए सर। आज से कुछ साल पहले 2 अप्रैल 2017 को सरगोदा के नवाही चक 95 शमाली में 20 अफराद कत्ल हुए थे, जाली पीने कत्ल किए थे। तो सर वो मुकदमा तकरीबन 1 साल से चल रहा है। उसमें मेरा भांजा था, उसने MBA किया था इधर बैरियर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, वो भी कत्ल हुआ था इसी जाली पीर ने कत्ल किया था। तो अब सर हम 1 साल से सरगोदा में हर तारीख पे इधर इस्लामाबाद से जाता हूँ, मेरा तकरीबन 3000 खर्चा आ जाता है, मैं एक मजदूर बनता हूँ। लेकिन अभी तक सर उसकी बिल्कुल भी केस आगे नहीं चला, अभी तक उसकी शहादतें रिकॉर्ड नहीं। हम 2 हफ्ते बाद जाते हैं, तारीख पड़ जाती है, 2 हफ्ते बाद जाते हैं, फिर तारीख पड़ जाती है। अब सर हमें इतने डिसहार्ट हुए हुए हैं, अब हमारा सर दिल करता है कि हम या तो खुदकुशी कर लें, या अगर वो हमें मिल जाए हम उनको मार दें, या हम अदालत में जाके खुद को बम्बार बन के हम खुद को भी उड़ा लें और अदालत को भी खत्म कर दें। हमारी कोई पूरी पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं जो कोई हमारी बात सुन सके, कोई हमारे कोई रहनुमाई कर सके, कोई दादरसी कर सके। ये सर हमारे चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए साकिब निसार साहब बहुत अच्छे बंदे हैं। ये सर छोटी छोटी बातों पे नोट से ले लेते हैं। हमारे 20 अफराद कत्ल में हम अपीलें कर करके तरले कर करके थक गए हैं। हमारी चीफ जस्टिस ने एक दफा भी अभी तक नोट्स नहीं लिया। नोट जिनका ले लेते हैं। अब मशाल कत्ल के सर इस वाक़े के बाद हुआ था, उनको उन्होंने ये फरवरी में सजाएं भी सुना दी। अब इस केस को सर ये 2 अप्रैल को पूरा साल हो जाएगा, लेकिन अभी तक उनकी शहादतें रिकॉर्ड नहीं हुई। अब जो गवाह हैं वो आते हैं, डिसहार्ट होकर चले जाते हैं। अब उसमें सर इतने डिसहार्ट गवाह हो गए हैं कि 2-3 गवाह वैसे स्लिप हो गए कि भाई इस केस का कुछ नहीं बनना, पैसा नीचे से लेके ऊपर तक चल गया है। सही बात। अब लोगों में सर ये हुआ कि पैसा नीचे से लेके ऊपर तक चल गया, फायदा क्या जाने का, जाएंगे तो ये तो बरी हो जाएंगे। ठीक है अकरम भाई, हम ये करते हैं कि इस पे अपडेट लेते हैं, हम इस केस का फर्दर अपडेट हमें करना होगा। और प्रोड्यूसर साहब प्लीज अकरम साहब का नंबर नोट कर लें, हमें इनसे रुजू करना होगा। और एक ब्रेक लेते हैं अगले हफ्ते बाद वापस। वेलकम बैक। निदा खान है हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, बताइए निदा। आज भी यौम पाकिस्तान हो या यौम जमहूरिया, दिन मनाना एक अच्छी और जिंदा रवायत है, कौम के आज़ाद होने की अलामत है। मगर आज़ाद को मैं अपनी तारीख से मखसूस दिनों पर तो नहीं रखती ना। लाशुबा 23 मार्च एक आला तारीख के दिन है, मगर पाकिस्तान का दिन इसकी तरक्की और आम आदमी की फलाह बहबूद में है, जो दरअसल का ख्वाब है, जहाँ मुल्क के तमाम अफराद कौम की तरक्की के ज़ामन हो। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही ख्याल है, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कोई भी हम दिन मनाते तो इस बात का यकीनन हमें इआदा करना चाहिए। सारी जो धूम धड़क्का है वो अपनी जगह है, लेकिन बेसिकली तो उस तजदीद का दिन होता है कि मुल्क किस लिए बनाया गया था। और हमारा मुल्क ज़ाहिर है मुसलमानों की फलाह व बहबूद और जो दीगर यहाँ मज़ाहिब के लोग हैं उनकी भी उतनी ही फलाह बहबूद के लिए बना था। तो ये बात आपकी इस हद तक ठीक है कि ज़ाहिर है ये बाकी चीज़ें जो होती हैं शबाब वो अपनी जगह है, वो हर मुल्क करता है, लेकिन यह है कि हमें इस तरफ तवज्जो बल्कि यही मेन चीज़ है, तवज्जो दी जाएगी। और जितनी ज़्यादा इससे पार्टिसिपेशन होगी, आर्टिफिशियली आपको नहीं दिखाना पड़ेगा कि जनाब ये बहुत जोशो खरोश है, लोग खुद बाहर आकर के उसको सपोर्ट करेंगे। वो दिन भी याद होते थे आपको, सड़कों पे झंडे ले करके, और वो हम सब ने झंडियाँ लगाई और मनाए हैं दिन। हाँ ये तो है। असदुल्ला खान साहब हैं रहीम यार खान से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो असदुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। पहले तो तमाम साहबान, ज़रार खोड़ो साहब, मुबशिर जैदी साहब और वुसअतुल्लाह खान साहब, आपको मेरी तरफ से सलाम पहुंचे सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर मेरा एक छोटा सा मसला है, काइंडली अगर आपके तवज्जुह से सर मैं चीफ जस्टिस साहब से मैं अपील करना चाहता हूँ कि 5 साल पहले सर मेरे ऊपर एक केस बना था, मैं जॉब करता था सुई नादरन गैस में। ओके। तो सर वो FIA ने उस केस में मुझे क्लियर कर दिया। उसके बाद सर वो NIRC है वफाकी मुलाजमीन के लिए जी, तो उसके सिंगल बेंच ने जो मेरे ऊपर इल्जामात थे वो खत्म कर दिए हैं। ओके। उसमें सर उन्होंने एक नुक्ता और ऐड किया है, तो वो जबरदस्ती बन गया है मेरे ऊपर। मैंने ना तो उसका इकरार किया है
और ना मैं उसको अभी मानता हूँ। उन्होंने कहा है जी जब आपकी डिसमिसल हुई थी तो आपने एक लेटर देना होता है ग्रीवेंस नोटिस, आपने नहीं दिया। हालांकि वो ग्रीवेंस नोटिस मैंने दिया था, रिसीव करवाया था, उसका मुझे जवाब भी आया था। तो वो केस चला गया है NIRC फुल जो है ना उनका बेंच है उसमें, तो वो 1 साल से खाली पड़ा हुआ है सर। अभी सर वो जो है ना 5 साल हो गए हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं, कोई फैसला नहीं हो रहा। मेरी तरह 300 मुलाजिम और भी हैं सर। मेरी जो मिसेज है वो कैंसर की मरीज है, बच्चे स्कूल जाने से जो है वो बैठ गए हैं, तो माली हालात बहुत खराब हैं, कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है सर। 300 लोग और भी सर, आरिफ हमीद साहब थे MD, उन्होंने पसंद नापसंद पे निकाले थे सर। ये काइंडली अगर चीफ जस्टिस साहब सो मोटो एक्शन लें। अगर मैं गुनाहगार हूँ, हमारे जो है वो PF भी अभी तक कंपनी के पास पड़ा हुआ है, हम वो ले लें, अपना कोई कारोबार करें, कोई धंधा करें, किसी काम के भी नहीं है, निकम्मे पड़े हुए हैं सर इतनी अरसे से सर। मेहरबानी करें सर, आपकी मेहरबानी। चलिए हम इस चीज को देखेंगे सुई नातन केस का, अगर वो है कि हजारों लाखों सही लाखों कहानी है। अभी मुझे 300 लोगों का केस, 300 लोगों का केस, एक केस है। यास्मीन आफ्ताब साहिबा हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। ये मैंने आपसे पूछना था कि डॉक्टर शाहिद मसूद के मामले में चीफ जस्टिस ने बहुत जल्दी फैसला नहीं दे दिया क्या? प्रोग्राम उनका बंद करवा दिया। नवाज शरीफ, मरियम और सफदर कितनी इनके नाम ले लेके तौहीन अदालत कर रहे हैं, इनको कोई सजा दी है इन्होंने चीफ जस्टिस ने? कोई भी नहीं मिलेगी, बराबर मिलेगी, जरूर मिलेगी। और दूसरा ये कि हर मामले में चीफ जस्टिस अपनी जो है वो टांग अड़ा रहे हैं। डिब्बों के दूध के लिए मसला उन्होंने कहा था मैं देखूंगा, मुर्गियों के खाने के उसमें देखा था देखूंगा, मगर किसी में वो कोई जल्दी फैसला नहीं करे। और फिर जैनब का जो केस हुआ है उसमें वो मुजरिम नहीं, मैं मुजरिमों को कोई सजा उन्होंने नहीं सुनाई है। डॉक्टर शाहिद मसूद को सजा सुना दी 3 महीने की उन्होंने इतनी जल्दी। ये क्या मामला है? केस में सजाए मौत तो हो गई है, और मेरे ख्याल में उनकी अपील भी मुस्तरद हो गई है। जो जैनब का कातिल है वो कह रही है कि ओवरऑल जो दूसरे लोग भी कौन से लोग, वो जो शाहिद मसूद ने, लेकिन ये तो केस नहीं है। चलो एनीवे जनाब, इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। पीर के रोज़ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।